Okay, this is our second lecture. In previous we have studied the effect of bypass and coupling capacitor. आज हम effect of internal transistor capacitance स्टडी करेंगे. अब इसमें भी हम एट हाई फ्रिक्वेंसी और एट लो फ्रिक्वेंसी पे देखेंगे कि एम्पलीफायर पर क्या इफेक्ट होता है. जबकि हम बात करते हैं जब हाई फ्रिक्वेंसी की, तो जो कपलिंग और बाईपास कैपेसिटर होता है वो क्या कहता है, एज अ शॉर्ट एक्ट करता है. हम जानते हैं कि हाई फ्रिक्वेंसी पर तो हमारे पास रिएक्टेंस कैपेसिटर की वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है. मतलब कि वोल्टेज ड्रॉप भी वहाँ कम होता है, जिसकी वजह से हम कहेंगे कि उस पर उसका इफ़ेक्ट जो एम्पलीफायर पे होता है वो ना होने के बराबर होता है, मतलब उसका कोई भी असर नहीं होता है. इसी वजह से फिर उस टाइम पर हमारे पास इंटरनल ट्रांजिस्टर जंक्शन कैपेसिटेंस वर्क में आती है. इंटरनल ट्रांजिस्टर जंक्शन का मतलब क्या है कि हर एक कैपेसिटर के अंदर पीएन जंक्शन होता है ये एम्पलीफायर के अंदर, ठीक है, आप जानते हैं. तो इससे क्या होता है कि जब हमारे पास कैपेसिटर की रिएक्टेंस काम नहीं कर रही होती, तो उस टाइम हमारे पास एम्पलीफायर की इंटरनल रेजिस्टेंस वर्क करती है पीएन जंक्शन, जैसे कि आपको पता है कि वो भी एज अ कैपेसिटेंस ही कैपेसिटर के तौर पर ही एक्ट करती है, कि उसमें भी आपके पास पॉजिटिव चार्जेस एक साइड होते हैं, नेगेटिव चार्जेस एक साइड बन रहे होते हैं, डिप्लेशन रीजन फॉर्म हो रहा होता है, तो वो एज अ इंटरनल रेजिस्टेंस के तौर पर वर्क कर रहा होता है. ठीक है, इससे क्या होता है कि उस इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से क्या होता है कि वोल्टेज गेन हम आपका कम हो जाता है और वहाँ फेस शिफ्ट आ जाता है. ठीक है, फेस शिफ्ट आ जाता है. फिर वो कब फेस शिफ्ट तभी आता है जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होती जाएगी. फेस शिफ्ट से मुराद यही है कि आपकी जो वेव्स फॉर्म हो रही होती है उसके अंदर चेंज आ जाता है 180 डिग्री का. पीएन जंक्शन कैपेसिटेंस फॉर बोथ बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर. ओके, यहाँ आप देख सकते हैं डायग्राम में आपके पास बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर और जंक्शन फील्ड एमिटर ट्रांजिस्टर की डायग्राम है. और यहाँ जो ये कैपेसिटर है ये बेस टू एमिटर है और ये बेस टू कलेक्टर है. और बेस टू एमिटर एज अ इनपुट और ये बेस टू कलेक्टर एज अ आउटपुट वर्क करेगा. सेम द केस विद दिस JFET. ओके, नाउ फर्दर यू कैन सी. अब उन्होंने कहा है कि अगर आप डेटा शीट देखेंगे उसमें आपके पास जो CBC है, बेस टू कलेक्टर कैपेसिटर है, वो एज अ आउटपुट कैपेसिटेंस के तौर पर वर्क करेगा. ठीक है, और उसको डिज़ाइन ऐसे किया है कि वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन COB है विच शोज दैट आउटपुट. ओके, आउटपुट शोज. ओके, एंड द कैपेसिटेंस विच शोज BE जो है वो हमारे पास इनपुट के तौर पर वो शो कर रही होती है. ओके, अब ये चीज़ तो FET के लिए और JFET के लिए तो हो गया है कि गेट टू सोर्स और गेट टू ड्रेन हमारे पास ऐसे कैलकुलेट होगी. अब जबकि अगर देखा जाए एट लो फ्रिक्वेंसी पर, ये डेटा शीट थी जो आप देख सकते हैं सेक्शन 10.4 पर. अब नेक्स्ट एट लो फ्रिक्वेंसी में अगर बात करें तो इंटरनल कैपेसिटेंस जब हमारे पास बहुत ज़्यादा होती है, ऑब्वियस कैपेसिटर की रिएक्टेंस बहुत ज़्यादा होगी, तो उस टाइम हमारे पास क्या होगा कि हम कहेंगे, आपने वो रिलेशन पढ़ा है कि इंटरनल कैपेसिटिव रिएक्टेंस किसके इक्वल होता है, 1/2π FC. तो FC इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कैपेसिटिव रिएक्टेंस के. तो उस केस में अगर फ्रिक्वेंसी कम हो रही है तो कैपेसिटेंस भी कम हो रही है, क्योंकि FC दोनों इन्वर्स में है कैपेसिटिव रिएक्टेंस के. ठीक है, तो ये इतनी कम होगी कि मतलब हम कहेंगे कि पिको फैरड में इसकी वैल्यू होती है. अब हम आगे देखते हैं तो उस केस में ये क्या होगा. प्रीवियस केस में वो शॉर्ट एज अ शॉर्ट एक्ट कर रही थी, इसमें एज अ ओपन एक्ट करेगी. ठीक है, कैपेसिटर एक्ट लाइक एन ओपन, और इसमें भी कोई इफेक्ट नहीं होगा ट्रांजिस्टर पर. एज द फ्रिक्वेंसी गोज अप, जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी बढ़ती जाएगी जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो हमारे पास ज़ाहिर है कम होती जाएगी. और एक पॉइंट एक ऐसा आएगा, एक स्पेसिफिक पॉइंट आएगा जहाँ उसकी ट्रांजिस्टर की गेन पर उसका इफेक्ट होना शुरू हो जाएगा. पहले तो ओपन थे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था, लेकिन जैसे जैसे इंक्रीज होगी तो उसका इफेक्ट भी शुरू हो जाएगा. अब रिएक्टेंस मतलब कि बिकम्स वेरी स्मॉल. ओके, इतनी इनफ स्मॉल हुई है कि उस केस में हमारे पास क्या होगा कि जो सिग्नल्स हैं वो लॉस्ट हो जाएंगे, वो ड्रॉप हो जाएंगे. किस वजह से, वोल्टेज डिवाइडर इफेक्ट की वजह से. अब एक चीज़ ये याद रखें, वोल्टेज डिवाइडर इफेक्ट की वजह से इसकी बात हो रही है. जो हमारे पास बेस टू एमीटर कैपेसिटर है, इसमें क्या होगा कि जैसे जैसे इसकी फ्रिक्वेंसी इंक्रीज
होती जाएगी। पहले तो लो फ्रिक्वेंसी थी, लेकिन एक ऐसा पॉइंट होगा जब ये इंक्रीज़ होगी तो इसका इफेक्ट ट्रांजिस्टर पर शुरू हो जाएगा। और उस वो इफेक्ट किसकी वजह से, वोल्टेज डिवाइडर इफेक्ट की वजह से होगा। मतलब कि अगर आप ये डायग्राम देख सकते हैं, ये डायग्राम देखें। अब यहाँ हमारे पास दो वजूहात हैं कि जो इफेक्ट ट्रांजिस्टर पर पड़ेगा, उसकी दो वजूहात ये है कि पहला तो है कि वोल्टेज डिवाइडर तो ऑब्वियस होगा, उसका इफेक्ट होगा किसकी वजह से, सिग्नल सोर्स रेजिस्टेंस की वजह से और रिएक्टेंस, दिस कैपेसिटर की रिएक्टेंस की वजह से। ठीक है, अब ये बात तो होगी है जो हमारे पास बेस टू एमिटर कैपेसिटर था उसका। अगर हम अभी बात करें बेस टू कलेक्टर की, तो आप ये डायग्राम देख सकते हैं। अब इसमें क्या है कि इसमें भी ये है कि जब ऑब्वियस हमारे पास जो रिएक्टेंस है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, वो इतनी स्मॉल इनफ हो जाएगी कि हमारे पास एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ, ज़ाहिर है उस टाइम रिएक्टेंस हमारे पास कम होगी तो ऑब्वियस सिग्नल्स हमारे पास मूव तो करेंगे, फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगी, इनपुट सिग्नल विद हाई फ्रिक्वेंसी मूव करेंगे। लेकिन वो जब यहाँ तक पहुँचेंगे अपने पॉइंट तक, स्पेसिफिक पॉइंट तक, तो वो फीडबैक हो जाएंगे, वो सिग्नल्स वापस अगेन अपने इनपुट की तरफ आ जाएंगे। ठीक है, जिसको हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक। और ऑब्वियस आउट ऑफ फेज मूव करेंगे, देयर शुड बी अ फेज शिफ्ट। ओके, सो ये क्या करेगा कि ये वोल्टेज गेन को रिड्यूस कर देगा। अगर हमारे पास सिग्नल्स, जो हमारे पास वेव्स है, वो लार्ज अमाउंट में इनपुट से जा रही थी, तो वो एज अ आउट ऑफ फेज आएंगी और बहुत कम वोल्टेज गेन हमें मिलेगा। ठीक है, तो वो ये था हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके, जो हमने पढ़ लिया। अभी देखेंगे कि कैसे इस इफेक्ट ऑफ इंटरनल ट्रांजिस्टर कैपेसिटेंस के इशू को ख़त्म करने के लिए कौन सा ऐसा थ्योरम आया है कि जिसने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है कि कम और ज़्यादा फ्रिक्वेंसी में ही इसका इफेक्ट क्यों इतना एम्पलीफाई पे पड़ रहा है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में मिलर्स थ्योरम। थैंक यू।